स्वागत है मित्रों, आप सभी का हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो निशुल्क हिंदी व्याकरण पढ़ाने की ये श्रृंखला है, जो प्रारंभ हुई थी दिसंबर के अंतिम सप्ताह से, उस श्रृंखला का ये उस श्रृंखला का 11वां वीडियो। आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वह है वाक्य। हम लोग शब्दों के बारे में पढ़ चुके थे, अब हम वाक्य के बारे में सीखेंगे। तो आज हम लोग वाक्य के बारे में सीखेंगे। वाक्य से भी 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक परीक्षा में। जहां भी हिंदी पूछी जाती है वहां 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग वाक्य सीखेंगे और मेरी गारंटी है कि आज के बाद वाक्य विषय से, वाक्य टॉपिक से आप लोगों का जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य। वाक्य क्या है? तो वाक्य की परिभाषा है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को जिससे कुछ आशय स्पष्ट हो, वाक्य कहते हैं। मतलब कम से कम 2 शब्द चाहिए। 2 शब्द चाहिए कम से कम। अगर एक होगा तो शब्द हो जाएगा। तो कम से कम 2 शब्द हों और अधिक हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 2 शब्द होंगे। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के क्रमबद्ध, एक क्रमबद्ध व्यवस्था होनी चाहिए। क्रिया, कर्ता, क्रिया, कर्म, उसका एक क्रम होना चाहिए, जिससे क्रम से क्या होगा, उसका आशय स्पष्ट हो जाएगा तो वाक्य होगा। मतलब अगर आशय स्पष्ट नहीं हो रहा और 2 या 2 से अधिक शब्द हैं भी, तो उसे वाक्य नहीं कहेंगे। जैसे दिल्ली, जल्दी, पढ़ाई, ये 3 वाक्य हो गए, लेकिन ये 3 शब्द हो गए, लेकिन ये वाक्य नहीं है। जब हम कहेंगे मैं पुस्तक पढ़ता हूं या राम घर जाता है, तो एक आशय स्पष्ट होता है, तो ये वाक्य हुआ। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को जिससे कुछ आशय स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वाक्य में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो देखिए, वाक्य में एक तो उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है, जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। तो उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कहा जाए। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मान लो राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अब जो राम पुस्तक पढ़ता है ये है, इसमें राम क्या है? क्योंकि इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जाता है। राम क्या है? उद्देश्य है। राम जो है उद्देश्य है। राम उद्देश्य है और क्या कहा जा रहा है कि पुस्तक पढ़ता है। तो ये हो गया विधेय। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब एक तरह से कर्ता। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे कर्ता भी कहते हैं। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य, और जो कहा जाए वो विधेय। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले लीजिए, ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा। अब हम देखते हैं कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 तरह से हम इनका विभाजन कर सकते हैं। एक तो संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के बेस पर। संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? सरल, मिश्र और संयुक्त। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब सरल वाक्य क्या होता है? एक तो ये हो गया संरचना के आधार पर 3। फिर एक प्रश्न पूछा था अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जो संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, इसमें पहला भेद है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? सिंपल सेंटेंस मतलब सरल वाक्य।
जैसे हमने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, हमने यहां लिखा है राम पुस्तक पढ़ता है, तो कैसा वाक्य है? सरल वाक्य में एक ही जो है, सरल सरल वाक्य में क्या है कि सरल वाक्य जो होता है एक ही कर्ता और एक ही मुख्य क्रिया होती है। तो इसमें राम ये भी यही एक कर्ता है और मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। तो ये एक ही कर्ता होता है, एक ही मुख्य क्रिया होती है, ऐसा जो वाक्य होता है सिंपल सेंटेंस होता है, यानी सरल वाक्य होता है। तो समझ में आ गया होगा, राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम पुस्तक पढ़ना में एक ही देखिए कर्ता है और एक यही क्रिया है। तो एक ही मुख्य कर्ता होता है, एक ही मुख्य क्रिया होती है, तो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये सरल वाक्य हो गया। अब सरल वाक्य के बाद हम देखेंगे कि दूसरा जो होता है वो क्या है? दूसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, ये क्या होता है? मिश्र वाक्य कहो या मिश्रित ही कह सकते हो, मिश्रित भी कह सकते हो, मिश्रित वाक्य भी कह सकते हो, दोनों बताते हैं, सरल वाक्य मिश्रित वाक्य। अब जो मिश्रित वाक्य होता है इसमें क्या होता है? इसमें इसमें जो है इस वाक्य में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है और एक आश्रित होता है। एक प्रधान उपवाक्य होगा, एक आश्रित होगा। मतलब एक मुख्य उपवाक्य है, दो इसमें वाक्य होते हैं, एक जो है प्रधान होता है और एक आश्रित होता है। जैसे और इनमें योजक से जुड़े होते हैं, जैसे उपवाक्य जुड़ा होगा, योजक से कैसे जुड़ा होगा? जैसे जो, जैसा, वैसा, जब, तब, क्योंकि, यदि, तो, आदि। क्या क्या हो जाएगा उपवाक्य में? योजक क्या क्या हो जाएंगे इसमें, ये लिख लीजिए। जैसे कि, जो, की हो जाएगा, जो हो जाएगा, जो, जैसा, वैसा, जैसा, वैसा, जैसा, वैसा, जब, तब, जब, तब, जब, तब। इसके अलावा क्या हो जाएगा? जैसा, वैसा, जब, तब, क्योंकि, यदि, तो, क्योंकि, यदि, तो। ये सब योजक होते हैं जिनसे वो आश्रित वाला जो उपवाक्य होता है वो जुड़ा होता है। जैसे जो व्यक्ति धनी होता है वह हर चीज खरीद सकता है। इसका देखिए हम यहां लिख देते हैं कि मिश्रित का ये, जो व्यक्ति धनी होता है वह हर वस्तु खरीद सकता है। ये वाक्य हो गया कि जो व्यक्ति धनी होता है वह हर वस्तु खरीद सकता है। अब इसमें देखिए कि मुख्य वाक्य क्या है कि जो व्यक्ति धनी होता है और वह हर वस्तु खरीद सकता है, ये आश्रित है। मतलब हर वस्तु खरीद सकना और धनी होना ये दोनों संबंधित है। हर वस्तु खरीद नहीं सकता जब तक धनी नहीं होगा, यानी ये हर वस्तु खरीदना धनी होने पर डिपेंड करता है। मतलब ये मुख्य उपवाक्य है, ये मुख्य उपवाक्य है, और ये दूसरा है वह हर वस्तु खरीद सकता है, ये आश्रित है। जैसे यदि वर्षा न होती तो मैं विद्यालय जाता, एक हो जाता यदि वर्षा न होती तो मैं विद्यालय जाता। यहां लिख देते हैं यदि वर्षा न होती तो मैं विद्यालय तो मैं
विद्यालय जाता। अब इसमें देखिए, यदि वर्षा न होती तो मैं विद्यालय जाता, मतलब विद्यालय जाना। अब देखिए, यदि वर्षा न होती, ये मुख्य उपवाक्य है और ये आश्रित है, ये इस पर डिपेंड करता है। विद्यालय जाना या ना जाना वर्षा होने या ना होने पे डिपेंड करता है। अगर वर्षा होगी तो नहीं जाएगा, यदि वर्षा ना होती। अब वर्षा का होना ना होना विद्यालय जाने या न जाने पे निर्भर करता है। तो यदि वर्षा ना होती तो मैं विद्यालय जाता, वर्षा होती, यदि वर्षा ना होती तो मैं विद्यालय जाता, यानी वर्षा होना और विद्यालय जाना या ना जाना दोनों आश्रित है। इस बात पर, वर्षा होने पर यह आश्रित है कि वो विद्यालय जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक मुख्य उपवाक्य हो गया और ये आश्रित हो गए। इसके बाद तीसरा जो टाइप है संरचना के आधार पर वाक्य विभाजन का, वो संयुक्त वाक्य है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स और इसको होता है कंपाउंड। तो ये संयुक्त वाक्य है, यानी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, संयुक्त उपवाक्य है। इसमें क्या होता है, तो जो संयुक्त उपवाक्य होता है इसमें भी एक से अधिक जो उपवाक्य होते हैं, लेकिन सभी स्वतंत्र होते हैं, वे आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। जैसे इसमें निर्भर कर रहे थे, इसमें निर्भर नहीं करेंगे। तो निर्भर नहीं करेंगे, जैसे आप देखिए इसका क्या हो जाएगा कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, और फिर भी लेकिन समुच्चय बोधक से वो जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक कौन कौन से हैं इसमें जिनसे जुड़ता है, जो आश्रित वाले, आश्रित मतलब जो उपवाक्य होते हैं वो किससे जुड़ते हैं, जैसे और, इसमें और हो जाएगा, और जरूर आता है, और से पकड़ में अगर और कहीं मिल जाए तो संयुक्त है। और तथा फिर या, तथा फिर या, तथा फिर या, अथवा अन्यथा, अथवा अन्यथा, इनसे जुड़े होते हैं। अन्यथा, अथवा, इसलिए, किंतु, लेकिन, इसलिए, किंतु, लेकिन, इनसे जो है जुड़े होते हैं। ये जो है सही, इनसे जुड़े होते हैं, इन योजकों से आपस में जुड़े होते हैं। और जो मुख्य वाक्य होता है इसमें, वह अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति लिए किसी पर निर्भर नहीं होता है। इसके बावजूद कई उपवाक्य जुड़े होते हैं, लेकिन सभी क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अनिल 8वीं कक्षा में पढ़ता है और अनीता 6वीं कक्षा में। अब देखिए, और अनीता पढ़ती, अब देखिए अनिल 8वीं कक्षा में पढ़ता है और अनीता 6ठी कक्षा में पढ़ती है। ये दोनों उपवाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों स्वतंत्र हैं। अनिल 8वीं कक्षा में पढ़ता है, ये अनीता के 6वीं कक्षा में पढ़ने से निर्भर नहीं करता, या अनीता 6वीं कक्षा में पढ़ती है या अनिल के 8वीं कक्षा में पढ़ता है, इससे निर्भर नहीं करता है। ये दोनों आपस में क्या है, स्वतंत्र होते हैं। इसी तरह दूसरा उदाहरण है कि
सूर्य उदय हो गया और हम भ्रमण के लिए निकल गए। सूर्य उदय हो गया एक बात है, और हम भ्रमण के लिए निकल गए ये दूसरी बात है। अब अगर ये होता कि यदि सूर्य उदय हुआ तो हम निकले, तो उसमें आ जाता मिश्रित में। लेकिन सूर्य उदय हो गया और हम भ्रमण के लिए निकल पड़े, दोनों स्वतंत्र हैं, तो ये किस में आ जाएगा? संयुक्त में आ जाएगा। ये देख लेगा, और, तथा, फिर, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन आते हैं योजक के रूप में, जैसे उसमें और आया। इसके बाद है हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर सबसे पहले आते हैं विधिवाचक। विधिवाचक कौन कौन से होते हैं? विधिवाचक वाक्य कौन कौन से होते हैं? इन वाक्यों में किसी कार्य के होने का बोध होता है, करने या होने का बोध होता है। जैसे विधि गाना गाता है, या राम गाना गाता है, किसी काम के होने का बोध होता है। विधिवाचक होते हैं। निषेधवाचक में क्या होगा? निषेधवाचक में ना, नहीं इत्यादि आ जाएंगे। ना, नहीं, मत का जो है प्रयोग होता है, मतलब नकार का भाव होता है, मनाही का भाव होता है। जैसे ना, नहीं, मत, ये आ जाएगा, का बोध होगा, निषेध होगा। जैसे राम गीत नहीं गाता है, राम गीत नहीं गाता है, तो ये निषेधवाचक हो गया। प्रश्नवाचक में क्या हो गया? यही प्रश्न पूछने का बोध होता है, क्या राम गीत गाता है? गाता है, इंट्रोगेटिव साइन आ जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। आज्ञावाचक में हम किसी को आज्ञा देते हैं, जैसे रामू बाजार से सब्जी ले आओ, सब्जी ले आओ। उसके बाद है, ये आज्ञा हो गई, मुकेश दरवाजा बंद कर दो, तो आज्ञावाचक हो गया। विस्मयवाचक में क्या होगा? आश्चर्य का बोध होगा। आश्चर्य में क्या हो जाएगा? जैसे आश्चर्य में क्या हो जाएगा? आश्चर्य में अरे छत गिर पड़ी। अब देखिए, अरे छत गिर पड़ी, अचानक कोई चीज हो गई, तो इसमें विस्मयादिबोधक आएगा, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि विस्मयवाचक वाक्य है, एकदम सरल है। अरे तुम आ गए, अरे तुम मिल गई, अरे तुम्हारा घर गिर गया, तो अरे कितना सुंदर मौसम है, आह कितना मधुर मिलन है। तो ये सारी चीजें क्या है? विस्मयवाचक में आ जाएंगी। फिर आएगा इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या होता है? कोई हमारी इच्छा होती है, उसका बोध होता है। तुम खूब खुश रहो, ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। तुम टीजीटी में चयनित हो, ये जो है इच्छावाचक हो गया। संदेहवाचक में क्या होता है? संदेहवाचक में इन वाक्यों में कार्य होने में संदेह अथवा संभावना का बोध होता है। जैसे शायद कल रात में पानी बरसा था, संदेहवाचक में संदेह होगा। जैसे क्या होगा? संदेहवाचक में हो जाएगा, संदेह होगा, शायद वह मिल जाएगी, शायद वह मिल जाएगी, शायद वह मिल जाएगा, तो ये हो गया संदेहवाचक। शायद रामू चोर है, शायद रामू चोर है, शायद मेरा चयन टीजीटी में हो जाएगा। तो ये जो है शायद, मतलब जहां पर कंफर्म नहीं होता तो वो
संदेहवाचक होता है। संकेतवाचक में क्या होता है? संकेतवाचक में इन वाक्यों में कार्य का होना ना होना किसी दूसरे कार्य के होने या ना होने पर निर्भर करता है। जैसे यदि तुम आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता, इसमें हो जाएगा कंडीशनल हो जाता है एक तरह का संकेतवाचक। यदि तुम आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता, यदि तुम आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता। अब तुम्हारा आना और मेरा पढ़ाना ये दोनों निर्भर करता है संभावना पर। मतलब मेरा पढ़ाना तुम्हारे आने पर निर्भर कर रहा है। तो जब किसी कार्य का होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर करता है तो ये संकेतवाचक होते हैं। इन वाक्यों में कार्य का होना ना होना किसी दूसरे कार्य के होने ना होने पर निर्भर करता है। अगर आप दवा खाते तो ठीक हो जाते, यदि आप दवा खाते तो ठीक हो जाते, या अगर तुम पढ़ते तो टीजीटी में चयनित हो जाते। तो तुम आपका पढ़ना और टीजीटी में चयनित होना दोनों एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। इसी तरह यदि आप दवा खाते तो ठीक हो जाते। तो दवा का खाना और ठीक होना एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। तो ये हो गए आपके जो है अर्थ के आधार पर 8 भेद वाक्यों के। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वाक्य जो ये विषय है ये पूरी तरह समझ में आया होगा। जो भी आपके संदेह हो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सबसे आज विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, शुभ रात्रि।